नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में जो आपने मॉडल पेपर नंबर 2 किया था, ग्राम पंचायत अधिकारी का, उसमें आपके कुछ डाउट्स थे, उनको लिया गया है और जो 20 योजनाएँ मैंने करवाई थी, उन 20 योजनाओं में कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएँ हैं, जो आपको डिटेल में जानना होगा। वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें लास्ट में मैंने आपके डाउट्स को लिए हैं, जो आपकी समस्याएँ थी, ठीक है? और आपकी 2-4 समस्याएँ ही थी, जैसे सीएससी के बारे में आप लोग डाउट में थे, तो इन सारे क्वेश्चन्स को मैंने लिया है। इसको पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने 2 मॉक टेस्ट कर लिए थे, नंबर 1 और नंबर 2। आज हम लोग जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 था, इसकी कुछ योजनाएँ करेंगे, जो डिटेल में आपको पता होनी चाहिए, चूँकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं में सबसे पहली हम योजना उठाएँगे, पंचायत कल्याण कोष। पंचायत कल्याण कोष, ठीक? इसके बारे में थोड़ी 2-4 बातें और पता होनी चाहिए, हालाँकि कुछ बातें हमने अपने क्वेश्चन्स में रख दी थी। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पंचायत कल्याण कोष ये कब गठित हुआ था? 2022 में कहा गया था सरकार के द्वारा जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अगर उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में उनके परिवारजनों को कुछ सहायता राशि दी जाएगी और इसी उद्देश्य को साधते हुए पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की गई। तो पंचायत कल्याण कोष क्यों गठित किया गया? जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों ध्यान देना, पंचायत के प्रतिनिधियों की मृत्यु हो जाने पर इनके जो आश्रित हैं, उनके आश्रितों को सहायता राशि या हम कहें आर्थिक मदद के लिए इसे शुरू किया गया, ठीक है? इसे शुरू किया गया। अच्छा, इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर ये जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत का अध्यक्ष हो, सभापति हो या फिर पंचायत का प्रधान हो या उसके कोई भी मेंबर्स हों, अगर उनकी मृत्यु इस प्रकार होती है कि वो आत्महत्या कर लें, ठीक है? तो फिर उन्हें उनके परिवार को सहायता राशि नहीं दी जाएगी या फिर पंचायत का कोई भी सदस्य या फिर अध्यक्ष आपराधिक आपराधिक कार्य में लिप्त हो, ठीक है? और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी ऐसी स्थिति में उन्हें सहायता राशि नहीं दी जाएगी। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो इन 2 परिस्थितियों में सहायता राशि उसे प्रदान नहीं की जाएगी। अच्छा, अब एक प्रश्न ये बनता है कि जो पंचायत कल्याण कोष है, इसका गठन किया कैसे या किसने किया? ठीक है? पंचायत कल्याण कोष पंचायत कल्याण कोष जो है, इसकी स्थापना या इसका संचालन किस स्तर पर किया जाता है? पंचायत स्तर पर इसका संचालन होगा, राज्य स्तर पर होगा, केंद्र स्तर पर होगा, इस तरह से क्वेश्चन्स आपके स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका राज्य स्तर पर इसका गठन होगा, साथ ही साथ इसका संचालन किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ पाए आप? तो राज्य स्तर पर इसका गठन और संचालन होगा। अच्छा, इसमें पैसा कहाँ से आएगा? तो ध्यान रखो, राज्य का जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि, ठीक है? राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि से सहायता राशि दी जाएगी। सहायता राशि दी जाएगी। ये बात आप समझ पाए? जो पंचायत कल्याण कोष है, ये राज्य स्तर पर गठित होगा। सबसे पहली बात आप याद रखोगे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इसमें याद रखना है, पैसा कहाँ से आएगा? तो राज्य वित्त आयोग द्वारा जो आवंटित धनराशि होगी, उसी के द्वारा जो ये सदस्यों की अगर डेथ होती है, तो उनको सहायता राशि, उनके परिवारजनों को सहायता राशि दी जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जरा देखो इसमें सहायता राशि कैसे दी जाएगी? यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राम पंचायत है, ठीक? ग्राम पंचायत हो गई, क्षेत्र पंचायत हो गया और जिला पंचायत हो गया। ग्राम पंचायत का होता है प्रधान, ठीक है? क्षेत्र पंचायत का होता है प्रमुख और जिला पंचायत का होता है अध्यक्ष। अगर इनकी डेथ होती है, इनकी हो जाए अगर डेथ, तो ऐसी स्थिति में किसी की भी डेथ हो, 10 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में इनको प्रदान किए जाएंगे। ग्राम पंचायत के प्रधान की अगर पद पर रहते हुए, ध्यान दीजिएगा, इनकी डेथ कैसे हो रही है? पद पर रहते हुए, यानी जब ये पद धारण किए होंगे तभी इनकी मृत्यु हो जाए।
लेकिन एक बात याद रखो, अगर ये आत्महत्या वगैरह जैसी कृत्य कर लेते हैं, तो फिर इन्हें सहायता राशि नहीं दी जाएगी, इनके परिवारजनों को। तो अगर ये पद पर रहते हुए मर जाएँ, यानी मृत्यु हो जाए, प्रधान की होती है तब भी 10 लाख रुपए मिलेंगे, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख की हो तब भी 10 लाख, और जिला पंचायत के अध्यक्ष की हो तब भी 10 लाख। जरा यहाँ आओ, अगर ग्राम पंचायत का सदस्य एक्सपायर हो गया, तो उसे कितनी राशि दी जाती है? तो उसे राशि दी जाएगी, सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए। अगर क्षेत्र पंचायत का सदस्य एक्सपायर हो गया, तो उसे कितनी राशि दी जाएगी? पद पर रहते हुए, ये भी पद पर है, ठीक है? पद पर रहते हुए। तो इसे कितनी राशि दी जाएगी इसके परिवारजनों को? 3 लाख रुपए। अगर जिला पंचायत का सदस्य एक्सपायर हो जाए, तो उसके परिवारजनों को कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपए। ये डायग्राम आप याद रखोगे, ठीक है? ये डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। ये पूरा का पूरा आप फिगर याद रखो। अच्छा, अब एक प्रश्न ये बनता है कि जो पंचायत कल्याण कोष है, इसमें कितनी राशि टोटल आवंटित की जाएगी? जैसे मैं अगर बात करूँ, ये जो पंचायत कल्याण कोष है, पंचायत कल्याण कोष का बजट कितना है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है कि ये जो राज्य स्तर पर इसका गठन होता है पंचायत कल्याण कोष का, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। तो राज्य स्तर पर 50 करोड़ रुपए, ये फिगर आप याद रखोगे, ठीक है? राज्य स्तर पर 50 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग फंड, रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की जाएगी। फंड की स्थापना की जाएगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, हालांकि इस लाइन को मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पंचायत कल्याण कोष है, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? पंचायत कल्याण कोष का क्रियान्वयन कौन करेगा? ध्यान रखिएगा, ये जो पंचायत कल्याण कोष है, पंचायत कल्याण कोष के क्रियान्वयन और उसके संचालन की जिम्मेदारी के लिए ये किसके पास आएगी? ये आएगी पंचायती राज निदेशालय के ऊपर। पंचायती राज निदेशालय में पंचायत कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो पंचायत कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। तो अब प्रश्न ये बनेगा कि ये इस प्रकोष्ठ को किसके अधीन रखा जाएगा? अगर ये पूछ दिया आपसे, तो पंचायत कल्याण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रभारी कौन होगा? होगा नोडल अधिकारी, नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग होगा। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ तक तो अभी हमने क्या-क्या देखा? पंचायत कल्याण कोष में, हाँ, पंचायत कल्याण कोष में प्रतिनिधियों की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनको सहायता राशि दी जाती है, और सहायता राशि कितनी दी जा रही है? सहायता राशि दी जा रही है 10 लाख रुपए, और इधर सदस्यों को दी जा रही है 2 लाख, 3 लाख, और ये 2 लाख ये गलत लिख दिया मैंने। ये 2 नहीं है, ये 5 है। इसको 5 कर लेना, ठीक है? 2 लाख ग्राम पंचायत के सदस्य अगर एक्सपायर हो जाए, तो उसे 2 लाख रुपए, और क्षेत्र पंचायत का अगर सदस्य एक्सपायर हो जाए, तो उसे 3 लाख रुपए, और फिर अगर जिला पंचायत का सदस्य एक्सपायर होता है, तो उसके परिवारजनों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है? ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब जरा एक बात और समझो। ये तो एक योजना हो गई, अब दूसरी योजना समझो। सेकंड योजना। ये योजना भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक योजना मैंने कराई थी, 5 स्टार योजना, 5 स्टार विलेज स्कीम, ठीक है? 5 स्टार विलेज स्कीम मैंने करवाई थी। 5 स्टार विलेज स्कीम ये अस्तित्व में कब आई है? कब शुरू की गई है? सितंबर 2020 में। और इसका इसका जो शुभारंभ किया गया था, वो कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये 2 बातें आपको एज़ इट इज़ याद रखनी है। इस योजना को इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, या पायलट आधार के रूप में कहाँ शुरू किया गया था? महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। शुरू किया गया, ठीक है? तो इस योजना को महाराष्ट्र से शुरू किया गया। लेकिन 5 स्टार विलेज स्कीम ये है किसकी? किस विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही है? तो आप बताओगे, डाक विभाग के द्वारा, ठीक है? डाक विभाग के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। अच्छा, इसका नाम 5 स्टार ही क्यों पड़ा? 5 स्टार, वो भी विलेज। तो ध्यान रखिएगा, इसमें तो 4 बातें।
ये जो 5 स्टार इसका नाम क्यों पड़ा? दरअसल 5 स्टार योजना के तहत 5 योजनाओं को कवर किया जा रहा है। कौन-कौन सी हैं? आओ ज़रा समझते हैं। 5 स्टार योजना के तहत 5 योजनाओं को कवर किया जाएगा। ठीक है? ये कौन-कौन सी 5 योजनाएँ हैं? सबसे पहली योजना, बचत बैंक खाते खुलवाना या बचत बैंक खाते या फिर हम कहें आवर्ती जमा खाते। ठीक है? दूसरी योजना कौन है? सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना या हम कहें समृद्धि खाता। ठीक? तीसरी कौन-सी है? वित्त पोषित डाकघर। वित्त पोषित डाकघर। ठीक? वित्त पोषित डाकघर, बचत बैंक खाता या बचत खाता। और चौथी इसमें योजना कौन-सी है? ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी। ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी। और 5वीं योजना कौन-सी है? 5वीं है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बीमा योजना। ठीक है? सुरक्षा बीमा योजना खाता। ये 5 योजनाएँ हैं, बचत बैंक खाते, सुकन्या समृद्धि योजना खाता, अ, वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता। ये 5 योजनाएँ हैं। इन 5 योजनाओं को इस 5 स्टार योजना के तहत कवर किया जा रहा है। अब ज़रा देखो, सपोज़ करो ये एक कोई गाँव है, ठीक है? मान लेते हैं ये कोई है गाँव। ये गाँव है, गाँव ए, बात समझना। और एक ये गाँव है बी और एक ये गाँव है सी। ठीक? सपोज़ करो ये 5 योजनाएँ हैं, सरकार का लक्ष्य है कि इन पाँचों योजनाओं से या इन पाँचों योजनाओं को इन एबीसी गाँवों में सार्वभौमिक कवरेज प्रदान किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इस ए गाँव में केवल और केवल 3 योजनाएँ ही कवर कर पाई हैं। इनमें से 5 में से 3 योजनाएँ कवर कर पाईं। ठीक? तो अब ये जो गाँव ए है, इसे कहा जाएगा 3 स्टार विलेज। ये गाँव बी है। सपोज़ करो यहाँ पर ये इन 5 में से 4 योजनाओं को कवर प्रदान किया गया। तो इसे कहा जाएगा 4 स्टार विलेज। ठीक है? अब एक गाँव ये है सी। इस गाँव में 5 की पाँचों योजनाओं को कवर प्रदान कर दिया गया। तो इसे कहा जाएगा 5 स्टार विलेज। तो यही कुल मिला के स्कीम है, यही लबो-लबाब है। ठीक है? 5 स्टार विलेज क्या है? 5 स्टार विलेज स्कीम क्या है? कुल मिला के 5 योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। ये 5 योजनाएँ और सरकार कहती है कि इन पाँचों को हम गाँवों में केंद्रीकृत करेंगे या फिर हम कहें सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करेंगे। इनमें से किसी भी योजना को या कितनी भी योजनाओं का कवरेज प्रदान किया जाना, उसके स्टार को निर्धारित करता है। 5 की पाँचों योजनाएँ अगर किसी गाँव में पहुँच गईं और वहाँ पर ठीक-ठाक तरीके से कवरेज प्रदान किया गया, तो वो 5 स्टार विलेज कहलाएगा। कुल मिला के ये है इसका मतलब। ठीक है? बात समझ गए? हाँ, तो अब यहाँ पर आपको 5 स्टार विलेज में याद क्या-क्या रखना है? ये 5 की पाँचों एक तो आपको स्कीम याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि कौन-सी योजना 5 स्टार स्कीम के तहत कवरेज प्रदान नहीं किया जा रहा है, तो पाँचों पता होनी चाहिए। कहाँ से शुरू की गई, कब शुरू की गई, किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। हालाँकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़्यादा फ़ोकस करो। ठीक है? इसको ज़्यादा आप फ़ोकस करिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट देखो। अगली योजना में चलो। अगली योजना कौन-सी है आपकी? इसी को ले लेता हूँ। नेक्स्ट योजना है आपकी जो मैंने आपको करवाया था मॉक टेस्ट नंबर 2 में। मैंने एक योजना आपको करवाई थी मुख्यमंत्री युवा योजना, है ना? मुख्यमंत्री युवा योजना नहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना। एक योजना मैंने ये करवाई थी आपको। तो इस योजना में आपको क्या-क्या याद रखना है? सबसे पहले ये योजना क्यों शुरू की गई? इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। क्या है इसका उद्देश्य? तो आप बताओगे। मुख्यमंत्री ने शुरू की गई है युवाओं के लिए योजना। क्यों? ताकि वो अपना रोजगार स्वयं निर्धारित कर सकें। तो इसका उद्देश्य बताओ क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा, जो राज्य में अगर किसी को रोजगार देना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वहाँ पे बेरोजगारी थी। ठीक है? तो राज्य में बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना। ठीक? और बताओ क्या है?
जो शिक्षित युवा हैं, शिक्षित युवा को बेरोजगारी या बेरोजगारों या हम कहें शिक्षित युवा बेरोजगारों को शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाना, ठीक है? शिक्षित युवा बेरोजगारों को क्या बनाना? स्वावलंबी बनाना। ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अच्छा, स्वावलंबी बनेंगे कैसे? अब मेन प्रश्न ये आया, तो अब ज़रा समझो यहाँ से। सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है? और ये लाभार्थी होना चाहता है इस योजना के तहत। सरकार कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें लाभार्थी बना देंगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ पात्रताएँ होनी चाहिए। कुछ पात्रताएँ हों ताकि हम तुम्हें जो भी तुम रोज़गार करना चाहते हो उसके लिए हम फंड दे सकें। पात्रताएँ कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली पात्रता कि ये यूपी का निवासी हो, इसे यूपी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरी पात्रता, इसकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में हो, यानी 18 से कम ना हो, 40 से ज़्यादा ना हो। तीसरी पात्रता क्या है? इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये कितनी होनी चाहिए? ये कम से कम इसने हाई स्कूल तो पास ही किया हो, ठीक है? कम से कम इसने हाई स्कूल पास किया हो। ये इसकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा, अब सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ये कहता है हाँ, ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशंस हमारे पास हैं। अब बताओ मुझे कितना रुपया दोगे? तो सरकार कहती है कि अगर आप ध्यान दो, सरकार कहती है कि अगर आपने ये सारी की सारी पात्रताएँ अर्जित करी हैं और आप चाहते हो कि आप उद्योग स्थापित करो, उद्योग आप चाहते हो कि स्थापित करो, तो फिर हम आपको देंगे 25 लाख रुपए का ऋण, ठीक? अच्छा, फिर इसने कहा कि अगर मान लीजिए मैं उद्योग ना स्थापित करूँ, मैं सेवा क्षेत्र का कोई काम करूँ, तो सरकार कहती है कि अगर आप सेवा क्षेत्र के या सेवा क्षेत्र की कोई इकाई स्थापित करना चाहते हो, तो फिर मैं आपको दूँगा 10 लाख रुपए का ऋण। तो ये दोनों ही कंडीशंस याद रखो, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों ही कंडीशंस याद रखो, अगर उद्योग स्थापित करना है तो उसे 25 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। अगर सेवा क्षेत्र की कोई इकाई स्थापित कर रहा है वो तो 10 लाख रुपए का उसे ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो उम्मीदवार है, सपोज़ करो बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो कैंडिडेट है, ये पात्र कैसे है? पात्र तो भई 18 से 40 वर्ष का होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए। लेकिन एक सपोज़ करो एक गाँव में 18 से 40 वाले भी कई सारे लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के निवासी भी होंगे, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो हाई स्कूल पास होंगे। तो क्या सबको 10 लाख और 25 लाख रुपए दिए जाएँगे? इस ये जो लाभार्थी है, इस लाभार्थी की एक चयन प्रक्रिया होगी। इस चयन प्रक्रिया से इसे गुज़रना होगा। जो इससे गुज़र जाएगा, जो इसमें पास हो जाएगा, वो लाभ का हकदार होगा यानी 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए उसको ऋण प्रदान किया जाएगा। 25 लाख उद्योग के लिए, 10 लाख रुपया हाँ, सेवा क्षेत्र के लिए। तो चयन प्रक्रिया क्या है? सरकार कहती है कि जो भी लाभार्थी होगा, उस लाभार्थी का चयन एक समिति करेगी। ध्यान दो, इस लाभार्थी का चयन कौन करेगा? एक समिति करेगी, ठीक? एक समिति करेगी। ये समिति जो करेगी, ये कही जाएगी जिला कार्यदल समिति। जिला कार्यदल समिति। जिला कार्यदल समिति के द्वारा इस लाभार्थी का किया जाएगा साक्षात्कार। यानी हम कह सकते हैं कि जो जिला कार्यदल समिति के द्वारा साक्षात्कार के तहत इसका चयन किया जाएगा, इसका चयन होगा। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि जिला कार्यदल समिति के द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा इस लाभार्थी का। इसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि इसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोन दिया जाए या ना दिया जाए। प्रश्न मेरा ये नहीं है, प्रश्न मेरा ये है कि ये जो समिति है, ये किसकी अध्यक्षता में इसका इंटरव्यू होगा? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या जा सकता है, तो फिर ध्यान रखो, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है? जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। अब ध्यान दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
लाभार्थी का चयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जिला कार्यदल समिति के साक्षात्कार के द्वारा। लेकिन किसकी अध्यक्षता में? तो जिला मजिस्ट्रेट, या हम कहें जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला कार्यदल समिति के साक्षात्कार के द्वारा लाभार्थी का चयन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? ठीक है। अब जरा यहाँ से आप 2-3 बातें याद रखो। बजट 2000 बजट 2024-25 में अभी कुछ बातें निकल के आई हैं। ध्यान रखिएगा ये 2 बातें। एमएसएमई एमएसएमई सेक्टर में अब तक इसी योजना के तहत, ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना थी, इस योजना के तहत कितने लाभार्थी हैं? लाभार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये ऑफिशियली डेटा है। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री जी ने अभी बजट 2024-25 में इस डेटा को दिया है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। एमएसएमई सेक्टर में अब तक इस योजना के तहत, ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसके तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 22,389 22,389 इतने लाभार्थी हैं। ठीक है। दूसरी बात, इस योजना के तहत कितने रोजगार सृजित किए गए हैं? कितने रोजगार का सृजन किया गया है? तो 17,9,112 इतने रोजगार को सृजित किया गया है। ये दोनों डेटा याद रखो। ठीक है। चूंकि अभी वित्त मंत्री जी ने इन डेटा को रिलीज किया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो नेक्स्ट, अगली योजना कौन सी थी आपकी? अगली योजना थी, एक योजना मैंने और आपको बताई थी, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ये क्या है? दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका भी उद्देश्य है जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको खत्म करना, और बेरोजगारी को खत्म करने के साथ साथ गांव में जो उद्योग है उनकी स्टैब्लिशमेंट करना। तो इसका उद्देश्य क्या है बताइए आप? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना। ठीक है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ जो ग्रामीण शिक्षित हैं, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को रोकना। शहरों की ओर पलायन को रोकना। अब एक बात समझो, जो गांव के लोग हैं, वो जो शिक्षित हैं, वो शहरों की ओर क्यों जाते हैं? काम के लिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत गांव में ही उद्योग स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे तो क्या वो जाएंगे शहर? नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से उनके पलायन को भी रोका जा सकता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, और कौन सा लक्ष्य इसमें साधा जा रहा है इस योजना के तहत? अधिकाधिक, यानी अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में पैदा करना। ये 3 लक्ष्यों को साधा जा रहा है इस योजना के तहत। ठीक है। अच्छा, अब इन लक्ष्यों को साधा जा रहा है तो कुछ ना कुछ काम किया जा रहा होगा सरकार के द्वारा। क्या काम किया जा रहा है? आओ जरा उसको समझते हैं। इस योजना के तहत काम क्या-क्या किया जा रहा है? जैसे मैं अगर बात करूँ, क्या काम हो रहा है? जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, या ग्रामीण क्षेत्रों के जो उद्यमी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को 10 लाख, ये फिगर याद रखोगे आप, 10 लाख, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस योजना का लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का, इसमें 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी हैं। उन्हें और अपने उद्योग को स्टैब्लिश करने के लिए, या अपने और उद्योग को और गति प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता 10 लाख रुपए प्रदान की जाती है। अच्छा, और क्या-क्या हो रहा है इस योजना के तहत? सरकार क्या-क्या कर रही है? जैसे मैं अगर बात करूँ कि इस योजना को इस योजना को जनपद में, जनपद मतलब जिला में, जनपद में जो जिलाधिकारी होगा, जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में खादी ग्रामोद्योग खादी ग्रामोद्योग
विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये जो योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ये किसके नियंत्रण में संचालित किया जा रहा है? तो आप बताओगे जिलाधिकारी के। किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा। ठीक है? ये 2 बातें आप याद रखो, आपके एग्ज़ाम में पॉइंट बना के पूछी जा सकती हैं। खादी ग्रामोद्योग विभाग। अच्छा, अब एक प्रश्न ये बनता है कि इसमें लाभार्थी का चयन कैसे होगा? ऐसे समझो यहाँ पे, ये जो योजना है, इसमें लाभार्थी का चयन कैसे होगा? तो मान लीजिए कोई लाभार्थी है, ये लाभार्थी है, ठीक है? इसका चयन कैसे होगा? तो सरकार कहती है कि हम आपका चयन तो कर लेंगे, लेकिन आपकी उम्र 18 से लेकर 50 साल तक होनी चाहिए। ये फिगर याद रखनी है, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? उम्र कितनी होनी चाहिए लाभार्थी की इस योजना के तहत? 18 से लेकर 50 साल तक। दूसरी कंडीशन, सरकार कहती है कि जो 50% होगा लाभार्थी, 50% जो लाभार्थी वर्ग होंगे वो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आने चाहिए, के होने चाहिए, ठीक है? तो ये फिलहाल आप 2 ही कंडीशंस याद रखो। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए कि कई सारे लोग आ गए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सपोज़ करो एक ये कैंडिडेट है, ठीक है? जिसकी उम्र 18 से 50 है, एक ये कैंडिडेट है जिसकी उम्र 18 से 50 है, एक ये कैंडिडेट है जिसकी उम्र 18 से 50 है। ये 3 लोग आ गए। अब ये कह रहे हैं कि हमको 10 लाख रुपए दो, हमको 10 लाख रुपए दो। तो सरकार कहती है कि इनमें अब वरीयता देखी जाएगी। वरीयता, कौन वरीयता रखता है उसे पहले पैसा दिया जाएगा। जैसे जो पात्र लाभार्थी का वरीयता क्रम, इसमें सरकार कहती है कि हम उन लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे जो पढ़े लिखे हैं आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों से। तो वरीयता क्रम में सबसे पहली बात क्या आती है? आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थाओं से, आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को सहायता राशि दी जाएगी सबसे पहले। प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है कि जो दूसरे जो वरीयता क्रम में आते हैं, वो आते हैं शिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगार और ऐसे नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की उम्र निकल गई है, की उम्र निकल गई, ठीक है? तो ये वरीयता क्रम है। आप चाहो तो इसकी जो खादी और ग्रामोद्योग विभाग है, वहाँ पर और भी कई सारी वरीयताएँ लिखी हैं, लेकिन वो सब पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये कुछ वरीयताएँ हैं जो ऊपर की वरीयताएँ हैं, इनको भी याद रखो आप, ठीक है? और इसमें और भी मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन याद रखो, ये कंडीशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 18 से 50 साल की उम्र होनी चाहिए और 50% लाभार्थी एससी, एसटी और ओबीसी से बिलॉन्ग करते हों। और तीसरी कंडीशन कौन-सी है? उद्यमियों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये कंडीशन भी आप याद रखोगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट योजना है आपकी स्फूर्ति योजना। ये भी मैंने आपको करवाई थी, स्फूर्ति योजना, ठीक है? स्फूर्ति योजना में ये कौन संचालित कर रहा है इसे? सबसे पहली बात तो ये, इस योजना को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो आप बताओगे एमएसएमई, सूक्ष्म माइक्रो स्मॉल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार, ठीक है? ये इसे संचालित कर रहा है। क्यों संचालित किया जा रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये भी याद रखो। दरअसल ये जो पारंपरिक ढंग से काम कर रहे लोग होते हैं ना, जो अ, या हम कहें जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो पारंपरिक ढंग से जो काम कर रहे उद्योग होते हैं, उनके कारीगरों को सामूहिक रूप से कौशल विकास करना उनका। ये उद्देश्य, इस उद्देश्य को साधते हुए स्फूर्ति योजना का संचालन किया गया सरकार के द्वारा, ठीक है? तो उद्देश्य क्या हो सकता है? लिखो ज़रा। पारंपरिक रूप से काम कर रहे पारंपरिक रूप से काम कर रहे जो उद्योग होते हैं, उद्योगों एवं उनके कारीगरों को क्या करना? इसमें कौशल विकास करना, ठीक है?
कौशल विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। अच्छा ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो गया। ये 2005 से शुरू की गई थी और इसका आपसे पूरा नाम पूछ सकता है, SFURTI, स्फूर्ति। पूरा नाम आप याद रखिए। किसने शुरू की? एमएसएमई ने शुरू की। क्या उद्देश्य है? जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनमें कौशल का विकास करना। और इसका पूरा नाम क्या है? ये आप याद रखो। स्कीम फॉर या स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम आप याद रखो। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, अगली योजना कौन सी थी आपकी? अगली योजना थी आरोहिणी आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये भी 2023 से शुरू हुई थी और इसमें होता क्या है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरअसल ये उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। इसमें प्रदेश की जो बालिकाएं हैं उनको सक्षम बनाने के लिए जो हमारे यहाँ कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय है ना, सॉरी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है 746। ठीक, यहाँ पर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक, यह कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, क्यों किया गया? क्या लक्ष्य है इसका? सबसे दूसरा क्वेश्चन, इसका ये क्यों शुरू किया गया? ताकि जो प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश की जो बालिकाएं हैं, उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को क्या करना? स्वावलंबी बनाना। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या होगा? उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को स्वावलंबी बनाना और सक्षम बनाना। ठीक है, हाँ। और आम तौर पर ये जो योजना है ना, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसे 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है। 3 चरणों में इसे संचालित किया जा रहा है। कौन-कौन से चरण हैं? जैसे पहला चरण है उसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। जैसे दूसरा चरण है उसमें जो प्रत्येक कस्तूरबा गांधी विद्यालय होगा, वहाँ जो 2 शिक्षक होंगे, वो अपनी छात्राओं को जागरूक करेंगे। ये टारगेट दिया जा रहा है। और जो तीसरा चरण होगा, उसमें दरअसल जो अभियान है ये, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण अभियान, इसे सामुदायिक स्तर पर चलाया जाएगा। ये टोटल 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है। ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 746 क्या कस्तूरबा गांधी विद्यालय में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। टारगेट क्या है? प्रदेश की बालिकाओं को स्वावलंबी बनाना। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो कोशिश करो इन्हें अपने हाथ से लिखो। ठीक है? ये मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ और इनको कोशिश करिएगा आप अपने हाथ से नोट करिए। ठीक, नेक्स्ट देखो। अच्छा, अब नेक्स्ट योजना कौन-सी है? मैंने आपको अगली योजना कौन-सी बताई थी मॉक टेस्ट में? एक थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना। ठीक, महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना, ये योजना मैंने बताई थी आपको। इस योजना में क्या है? दरअसल इस योजना में होता क्या है कि जो अ, हम कहें कि जो श्रमिक होते हैं ना, उन श्रमिकों की जो पुत्रियाँ होती हैं, जो ऐसी पुत्रियाँ जो परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनके लिए पुस्तकों को खरीदने के लिए, पुस्तक क्रय धन है ना, पुस्तकों को खरीदने के लिए कुछ राशि आवंटित की जाती है। तो कुल मिला के इस योजना का यही टारगेट है। क्या टारगेट है? आओ ज़रा लिख लेते हैं। जैसे कुछ अधिष्ठान हैं, अधिष्ठानों और औद्योगिक कारखानों में जो कार्यरत श्रमिक हैं, कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियाँ, और ये कौन-सी पुत्रियाँ? जो परास्नातक कर रही हैं। ठीक है? परास्नातक पुत्रियों की शिक्षा के लिए इस योजना को शुरू किया गया। अच्छा, होता क्या है इस योजना में? इन्हें जो पुस्तकें खरीदती हैं, चूँकि परास्नातक की शिक्षा ले रही हैं, ऐसी स्थिति में पुस्तकें काफ़ी महँगी आती हैं। तो ये जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले श्रमिक हैं ना, ये इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि इनकी जो पुस्तकें हैं, उनको खरीदने के लिए भी पैसे देती है सरकार। तो इन्हें
इन बच्चियों को, इन पुत्रियों को जो परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, इन्हें पुस्तक क्रय के लिए पुस्तक क्रय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है? आर्थिक सहायता दी जाती है। कितना रुपया? तो आप बताओगे ₹7500 प्रति अभ्यर्थी, ठीक है? 7500 ये फिगर याद रखना। शायद मैंने मॉक टेस्ट में गलत बोल दिया था, 75,000 बोल दिया था, तो वो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है? तो ये 7500 है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक 7500 हो गया। मुझे ये बताओ कि सपोज़ करो ये कोई श्रमिक है, ठीक? इसकी एक पुत्री है, इसकी पुत्रियाँ हैं, 1 से 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती हैं। इनको ये पुत्रियाँ क्या कर रही हैं, ये परास्नातक की शिक्षा ले रही हैं। तो इनको इस परास्नातक की शिक्षा के लिए जो पुस्तक चाहिए, उस पुस्तक की खरीद के लिए ₹7500 सहायता राशि दी जाती है, ठीक? अब क्वेश्चन ये आता है क्या हर एक श्रमिक की पुत्रियों को दी जाती है? ना, इसकी भी पात्रता होती है। कौन-सा श्रमिक पात्र होगा ये सहायता राशि पाने का, उसका भी एक क्राइटेरिया है। तो कौन श्रमिक पात्र होगा? ये श्रमिक है, ठीक है? कौन श्रमिक पात्र होगा? आओ ज़रा समझ लेते हैं। ऐसा श्रमिक जो उत्तर प्रदेश में दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, ध्यान देना, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 और कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत हो, ठीक? सबसे पहली कंडीशन। कौन इसमें पात्र होगा? पात्र वो दुकानदार होगा या पात्र वो सॉरी श्रमिक होगा जो उत्तर प्रदेश में दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत पंजीकृत हो, साथ ही साथ कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत हो, ठीक? और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि ये जो श्रमिक है इसका मासिक वेतन 15,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा ना हो। मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तीसरी कंडीशन क्या है? ये जो श्रमिक है इसकी केवल 2 पुत्रियों को लाभ मिलेगा। केवल 2 पुत्रियों को लाभ मिलेगा। अब एक बार मोटी-मोटी नज़रों से देखो ज़रा। ये जो योजना थी, यहाँ पर कौन-सी योजना थी ये? हाँ, महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय-धन योजना। ये योजना इसमें ₹7500 दिए जाते हैं। ऐसी पुत्रियों को जो परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। वो किसकी पुत्रियाँ होंगी? वो होंगी श्रमिकों की पुत्रियाँ। तो क्या प्रत्येक श्रमिक की पुत्री को दिया जाएगा? ना। सरकार कहती है कि हम ऐसे श्रमिकों की पुत्रियों को देंगे, जो दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत पंजीकृत हों, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत हों। हम ऐसी श्रमिकों की पुत्रियों को ₹7500 प्रति पुत्री देंगे, जो मासिक वेतन जिनका 15,000 से ज़्यादा ना हो और ऐसे श्रमिकों की केवल 2 पुत्रियों को ही ये लाभ दिया जाएगा। बात समझ पाए आप लोग? ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, अगली योजना कौन-सी थी आपकी? नेक्स्ट देखो, अगली जो योजना है, वो है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है? मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। ये योजना क्या कहती है? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये जो मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है, इस योजना के अंतर्गत आम तौर पर जो 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग हैं या सूक्ष्म उद्यमी हैं, उनको शामिल किया जाता है। ठीक है? जो जीएसटी विभाग के द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र हैं, ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो कुल मिला के आपसे केवल यहाँ से 2 ही प्रश्न बनते हैं। कौन-कौन से? एक तो इसमें आपसे उम्र पूछी जा सकती है और दूसरा इसमें कितना रुपया आवंटित किया जा रहा है, वो पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से सूक्ष्म उद्यमियों को शामिल किया जाता है? सूक्ष्म उद्यमी जिन्हें इस योजना के तहत इस योजना के तहत शामिल किया गया है शामिल किया गया है। कौन है वो? वो हैं 18 से लेकर 60 साल तक के, ठीक है? अच्छा, अब इसमें अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें कितना रुपया बीमा कवर दिया जाएगा? तो आप केवल इतना बात याद रखो। उन्हें बीमा कवर कितना दिया जाएगा? तो आप बताओगे 5 लाख रुपया इन्हें बीमा कवर दिया जाता है। तो ये 2 कंडीशंस आप याद रखो, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो अगली योजना थी आपकी स्वामित्व योजना।
स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना ये कब शुरू हुई? दरअसल ये है किसकी? सबसे पहले तो आप ये जानो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये पंचायती राज मंत्रालय की है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है? पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार कब शुरू हुई? 24 अप्रैल 2020 को। क्या है ये योजना? ये योजना क्या है? क्या होता है इसमें? तो ध्यान दो, सबसे पहली बात, इस योजना में होता क्या है? ड्रोन तकनीक के द्वारा अ, इसमें होता क्या है? ड्रोन तकनीक के द्वारा इसमें भूमि का मानचित्र तैयार किया जाता है। भूमि का मानचित्रण होता है, ठीक है? और भूमि का मानचित्रण होता है जिसे जब मानचित्रण हो जाएगा तो दरअसल उससे संपत्ति का जो स्पष्ट स्वामित्व है, वो स्थापित किया जाएगा। तो ड्रोन तकनीक के द्वारा भूमि का मानचित्रण होता है, जिससे क्या होगा? जिससे संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित किया जाएगा, ठीक है? स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। और बताओ और क्या होता है इस योजना के तहत? ये जो स्वामित्व योजना है, इसमें और क्या होता है? जैसे मैं दूसरी कंडीशन बताऊँ, जो संपत्ति है, इस योजना के तहत संपत्ति के मालिकों को स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा, कार्ड मिलेगा, ठीक है? तीसरी कंडीशन, जो ग्रामीण परिवार के मालिकों को मालिकों को अधिकार, ये कार्ड के नाम याद रखो, अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो कुल मिला के जो ये जो योजना है, स्वामित्व योजना, इसमें इस योजना में आपको ये बात ध्यान देनी है कि स्वामित्व योजना अप्रैल 2020 से शुरू हुई, पंचायती राज मंत्रालय की ये है और ये जो पहला पॉइंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। इसका उद्देश्य यही है, ड्रोन तकनीक से भूमि का मानचित्रण होगा जिससे संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित किया जाए, ठीक है? तो ये आपकी योजनाएँ थीं, कुछ योजनाएँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण थीं। बाकी योजनाएँ मैंने वहाँ पर लगभग डिटेल में करवा दी हैं, ठीक है? तो आप इनको फिर से देखिएगा। साथ ही साथ इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और आपके कुछ डाउट्स भी थे, आइए अब उनको ले लेते हैं। आप लोगों के जो डाउट्स थे, जैसे कृष्णा पाल, आपका डाउट था सीएससी की स्थापना को लेके और धीरू आपका भी डाउट था सीएससी की स्थापना को लेके, ठीक है? 18 मई 2006, तो देखो 18 मई जो 2006 है, ये ऑफ़िशियल साइट की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनईजीपी यानी नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान कब अप्रूव किया है? ऑन 18 मई 2006। ये बात हो रही है एनईजीपी की, सीएससी की बात नहीं हो रही है। ठीक है? और इसको 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स और 8 कंपोनेंट्स के साथ इसको एस्टैब्लिश किया गया था या इसको अप्रूव किया गया था। अब आओ सीएससी में, ये है सीएससी, ठीक? कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 स्कीम। इससे पहले 2.0 में हम चलें, इससे पहले कह रहा है कि इनिशियली सीएससी स्कीम वाज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2006 अंडर एनईजीपी। एनईजीपी के अंडर में सितंबर 2006 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक? अब दूसरे डाउट में आओ। सुरजीत ठाकुर, आप कह रहे हो कि मतदाताओं को 21 से घटा के 18 किया गया था 1988। वो जो आप कह रहे हो ना 1988, वो है आपका कौन-सा है? लोकसभा और विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है? इसमें शायद 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और 1989 ये वर्ष था। आप चेक कर लेना, शायद यही था मेरे हिसाब से। अ, मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ इसमें, आप चेक कर लेना इसको। तो ये लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत की। क्वेश्चन को फिर से समझना। और ये क्यों है? तो पंचायती राज उत्तर प्रदेश पंचायती राज जो विभाग है, उसकी ऑफ़िशियल साइट में आप जाइए। ये है पंचायतों के विकास का चौथा चरण, 1972-73 से लेकर 1981-82 तक, ठीक? इसमें आप पढ़िए इसको और इसमें ये कहा गया है कि जो गाँव पंचायतें हैं, गाँव पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, ध्यान दो, 1972-73 के उपरांत मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य हुआ और इसी निर्वाचन में जो ग्राम सभाओं की संख्या थी वो थी 74 060, ठीक? और इसके बाद मतदाताओं की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष इसी चुनाव में कर दी गई थी। इसी चुनाव में करने का मतलब है कि जब चुनाव हुए होंगे उससे पहले निर्णय ले लिया गया होगा, ठीक है? तो कुल मिला के ये
जो आपको ऑफ़िशियल साइट में दे रहा है, वो यही दे रहा है, तो आपको इसी को मानना है। बाकी किताबें क्या बताती हैं उससे मतलब नहीं है। क्योंकि जब भी कभी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन्स आएँगे और आप जब कोर्ट केस वग़ैरह में फँसोगे इन क्वेश्चन्स के खिलाफ लड़ोगे तो फिर इन्हीं का उदाहरण देना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, और एक क्वेश्चन आप पिछले जो मॉक टेस्ट नंबर 2 था, उसमें गलत हो गया था मुझसे। वो क्वेश्चन नंबर था 1.25 इसको आप ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1.25 में शायद वो मुझे याद नहीं है क्वेश्चन, क्या था? शायद वो क्वेश्चन ऐसे था कि फ़ाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत कहाँ रहता है? तो मैंने प्राइमरी स्टोरेज बता दिया था, वो गलत है। वो है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1.25 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है, तो आप उसको ठीक कर लेना। बाकी ये आपके डाउट्स हैं, ठीक है? और भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। मॉक टेस्ट जल्द ही आपका जो तीसरा मॉक टेस्ट है, वो जल्द ही आपके पास आएगा और ऐसे करके मैं लगभग 20 प्लस मॉक टेस्ट करूँगा, ठीक है? जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हर एक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए और स्कोर ज़रूर बताइए और काफ़ी अच्छा है उसको भी अटेम्प्ट करिए और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के डाउट्स भी होते हैं और मेरी भी कई बार गलतियाँ होती हैं, तो आप लोग भी उसे कमेंट बॉक्स में बताते हो। ये काफ़ी अच्छी पहल है। बहुत बढ़िया, लगे रहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।